हेलो स्टूडेंट्स, DSEJ होम क्लासेस और सोशल साइंस के इस दूसरे सेशन में मैं इमरान तांत्रे, टीचर हायर सेकेंडरी स्कूल गहदोडा, आप सबका खुश आमदीद एक बार फिर से करता हूं। बच्चों, आज सोशल साइंस क्लास 9th के पहले चैप्टर यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का आज दूसरा सेशन मैं लेने जा रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पहला सेशन जो मैंने लिया था वो आप सबको अच्छी तरह से समझ आया होगा और आपने जो है उसके सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है नोट किए होंगे। तो दूसरा सेशन आज हम शुरू करने जा रहे हैं और दूसरा पार्ट जो मैंने आपको पहले ही सेशन में बोला था कि आपकी आसानी के लिए मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो था वो था वाई, यानी कि वाई फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस। वो हमने पहले लेसन में या फिर पहले लेक्चर में हमने समझने की कोशिश की थी। आज जो है हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा हु, यानी कि हु स्टार्टेड फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ वो हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हु स्टार्टेड फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है, आज के इस सेशन को पढ़ने के बाद जो है जो हम समझेंगे, यानी कि जो इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो ये हैं कि इस आज के क्लास ख़त्म होने के बाद जो है आप बच्चे जो है मीन्स आप सब जो है ये इस बारे में जो है अवेयर हो जाएंगे कि ऐसे कौन कौन से सेक्शंस थे सोसाइटी के जिन्होंने इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को शुरू किया और इसको जो है बड़े मीन्स हम कह सकते हैं कि बेनिफिशियल वे से जो है इसको पाए तकमील तक पहुंचाया, मीन्स एंड रिजल्ट्स तक पहुंचाया, एक बात। और दूसरा जो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ये रहेगा कि किस किस हिसाब से, किन वेज में जो है उन लोगों ने, उन सेक्शंस ने इस चैप्टर इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो है एंड तक पहुंचाया। तो ये जो है आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो हु स्टार्टेड फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये जानने से पहले हम ये थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा और आज हम उससे आगे कहाँ से बढ़ रहे हैं। तो देखो बच्चों, पहला जब हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने जानने की कोशिश की थी कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी उस टाइम जब रेवोल्यूशन हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन से पहले। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 3 एस्टेट्स में बटी हुई थी फ्रांस की सोसाइटी। जिस टाइम रेवोल्यूशन हुआ उस टाइम जो था फ्रांस की सोसाइटी 3 एस्टेट्स में बटी हुई थी। फर्स्ट एस्टेट जिसको हम क्लर्जी बोलते हैं, जिसमें पोप और चर्च के प्यूपल्स थे, उनको हम फर्स्ट एस्टेट बोलते थे। दूसरा एस्टेट जो था उसको हम नोबेलिटी कहते हैं, जिसमें कौन था, किंग और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन। और थर्ड और इम्पॉर्टेंट एस्टेट जो था वो था कॉमन पीपल, यानी कि जिसमें मैंने बोला था कि हम लोग आते हैं, जो बिजनेसमैन थे, जो लॉयर्स थे, जो टीचर्स थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीजन। उसके बाद हमने बहुत सारे रीजंस पढ़े थे जिसकी वजह से फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ। अब वो रीजंस में क्या था? सबसे पहला रीज़न जो था वो ये था कि फ्रांस में सोसाइटी में जो ये इनजस्टिस फैला हुआ था, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस मिली थी और जो थर्ड स्टेट था उसको सुप्रेस किया जो है किया गया था, जो एक रीज़न बना फ्रांस में रेवोल्यूशन होने का। उसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि रिनोवेशन ऑफ पैलेस एट वर्साइल्स, या फिर लेंडर्स ने जो है अपना लोन, जो उन्होंने गवर्नमेंट को लोन दिया था, वो वापस मांगने लगे विद जो है 10% इंटरेस्ट। और जो उसके बाद रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो है एक्सप्लोड कर गई, 23 मिलियन से जो है 28 मिलियन पे पॉपुलेशन पहुंच गई। तो ये जो था यहाँ तक हमने
पढ़ा था, जो रीजंस थे वाई फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस, वो रीजंस वो जो है हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हु, यानी कि हु स्टार्टेड फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रांस में रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया वो हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले किस किस ने उस फ्रांस में रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जो पहला सेक्शन था जिसने जो है फ्रांस के रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया, वो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो था सोसाइटी का, वो थे पीजेंट। दूसरा सेक्शन जो था, जो थर्ड एस्टेट, यानी कि अगर देखा जाए तो सिर्फ थर्ड एस्टेट के जो लोग थे, मेजॉरिटी जो थी वो थर्ड एस्टेट जो है उन्होंने, हम कह सकते हैं नटशल में अगर हम कहें तो थर्ड एस्टेट वालों ने जो है वो रेवोल्यूशन शुरू किया, जिसमें पीजेंट्स आ गए। जो दूसरा सेक्शन था वो था एजुकेटेड सेक्शन जो था थर्ड एस्टेट्स में, यानी कि जो लायर्स थे, जो बिजनेस मैन क्लास थी, जो डॉक्टर्स थे, उनमें जो टीचर्स थे, यानी कि जो थर्ड एस्टेट में पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने जो है पार्ट प्ले किया। एक तो पीजेंट्स आ गए, दूसरा ये एजुकेटेड क्लास जो थी थर्ड एस्टेट्स में वो, और तीसरा फिलासफर्स का भी जो है बहुत बड़ा रोल रहा इस फ्रांस के रेवोल्यूशन में। तो पीजेंट्स, हम पहले बात करेंगे पीजेंट्स की। पीजेंट्स ने, ऐसा नहीं कि ये पहला रेवोल्यूशन था जब पीजेंट्स ने जो है पार्टिसिपेट किया रेवोल्यूशन। पीजेंट्स ने जो है इससे पहले भी बहुत सारे रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था, बट प्रॉब्लम क्या थी कि उनके पास वो वेज नहीं थे, वो मीन्स नहीं थे, जिसकी वजह से वो कोई भी किस्म का पॉलिटिकल या फिर सोशल चेंज लाते। देखिए, मैंने पहले ही दिन आपको बताया था रेवोल्यूशन क्या हुआ। रेवोल्यूशन जब एक सिस्टम को ओवरथ्रो किया जाए और दूसरा सिस्टम जो है प्रिवेल हो जाए सोसाइटी में, इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो रेवोल्यूशन पहले भी हुए थे, पीजेंट्स ने पहले भी रेवोल्यूशंस किए थे, रिवोल्ट किए थे, लेकिन वो जो है, जो हम कह सकते हैं रिजल्ट्स नहीं मिले थे। क्यों? क्योंकि उनके पास वो मीन्स नहीं थी, वो टेक्निक्स नहीं थे, क्योंकि उनके पास उतना वो पढ़ाई नहीं थी। बट अब जो था उनके पास एक्सेस था, उनके साथ जो थे एजुकेटेड पीपल्स थे, जिनके साथ मिलकर जो है उन्होंने इस बार रेवोल्यूशन किया और उसको एंड रिजल्ट्स तक पहुंचा दिया। दूसरा जो था वो था एजुकेटेड पीपल। एजुकेटेड पीपल्स जो थे उन्होंने सीधा जो है कहा, कि ये जो सोसाइटी में, जो ये फ्रांस की सोसाइटी में प्रिविलेजेस दी गई हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेट को, वो गलत है। प्रिविलेजेस जो है किसी को नहीं मिलनी चाहिए, सब जो है बराबर होने चाहिए। तो इस किस्म का प्रोपगेशन उन्होंने किया फ्रांस की सोसाइटी में, और उनको पूरा साथ मिला किनका? पीजेंट का, क्योंकि मेजॉरिटी जो थी वो पीजेंट्स की थी, गरीबों की थी। तो जब उन्होंने ये प्रोपगेट करना शुरू किया कि नो प्रिविलेजेस, तो पूरा साथ जो है मिला उनको पीजेंट या फिर वर्कर क्लास का, जिसकी वजह से वो भी जो है अपने इस कॉन्सेप्ट में, यानी कि नो प्रिविलेजेस, उसमें सक्सेसफुल रहे। और थर्ड और इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन था वो थे फिलासफर। अब फिलासफर्स में जो टॉप लिस्ट पे जो थे वो 3 लोग थे। एक था जॉन लॉके, रूसो था और मॉन्टेस्क्यू था। तो इन्होंने भी जो है अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कैसे हम लोगों को कन्विंस करें और उन तक जो है अवेयरनेस जो है उनको अवेयर करें, ताकि वो रेवोल्यूशन में का पार्ट बने और रिवोल्ट करें वहाँ के सिस्टम के खिलाफ। तो जॉन लॉके ने जो है एक बुक लिखी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उस बुक के ज़रिए जो है उन्होंने सीधा कहा, उस बुक के ज़रिए जो है उन्होंने जनरल मासेस को अवेयर किया
कि ये जो डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट्स दिए गए हैं मोनार्क को, वो खत्म किए जाने चाहिए। उन्होंने क्लियरली अपनी बुक में मेंशन किया। तो दूसरा जो नाम इस लिस्ट में था वो था रूसो का। उन्होंने भी एक बुक लिखी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने अपनी बुक के जरिए जो है लोगों को अवेयर किया और उन्होंने क्लियरली अपनी बुक में बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो मिलजुल कर जो है काम करे फॉर द गुड विल ऑफ पीपल। उन्होंने सीधा जो है ये बताया कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उन्होंने अपनी विल से काम नहीं करना है, बल्कि उन्होंने क्या कंसीडर करना है जब भी वो कोई काम करें, जनरल विल, यानी कि जो पॉपुलेशन है, चाहे वो पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, चाहे वो कोई और एजुकेटेड सेक्शन है, तो सबको मिलजुल कर या फिर सबको साथ लेकर जो है उन्होंने कोई भी उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो है काम करना होगा। और तीसरा जो है वो है मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने भी जो है एक थीसिस लिखा, द स्पिरिट ऑफ लॉज। उन्होंने जो है क्लियरली वहां पर क्या कहा कि पावर जो है, पावर कंसंट्रेशन जो है वो किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए। पावर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीन डिपार्टमेंट्स में जो है, इन तीन जगहों पर जो है पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए ताकि हर किसी का फायदा हो सके। अगर हम, इन्होंने क्लियरली बताया कि एक बंदे के हाथ में पावर जब तक रहेगी तब तक जो है यही होगा सोसाइटी में, तब तक जो है सोसाइटी इक्वली नहीं चलेगी, तब तक जो है सोसाइटी में ये पार्शियल और बायस्ड नेचर जो है सोसाइटी का वो एग्जिबिट होता रहेगा। जब तक ना हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करें बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस या फिर अमंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, तब तक जो है सोसाइटी में इक्वालिटी प्रिवेल नहीं होगी। हम कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन के बीज जो है फ्रांस में बो दिए गए थे, चाहे वो फिलासफर्स की वजह से, एजुकेटेड क्लास जो थर्ड एस्टेट में थी उनकी वजह से, लेकिन बीज जो है बो दिए गए थे। दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो लुई 16 कुछ और ही प्लान कर रहा था। वो क्या, क्योंकि उसने देखा था, मैंने लास्ट लेसन में आपको बोला था, लास्ट लेक्चर में बोला था कि उसने जब किंग का रोल संभाला तो उसने क्या देखा कि उसकी ट्रेजरीज जो थी वो खाली थी। अब लेंडर्स जो थे उससे वो कर्जा वापस मांग रहे थे। अब उसने जो है वो कर्जा उनको वापस चुकाना था विद 10% इंटरेस्ट। तो उसने वो क्या प्लान कर रहा था, वो टैक्स इंक्रीज करने का सोच रहा था। अब टैक्स इंक्रीज करने की पावर जो थी उस टाइम सिर्फ और सिर्फ किंग के पास थी। तो उसने क्या किया कि उसने 5 मई 1799 में, यानी कि 5 मई 1789 में जनरल एस्टेट की मीटिंग बुलाई। अब जनरल एस्टेट में कौन कौन थे? जनरल एस्टेट में जो थे, अगर देखा जाए तो फर्स्ट एस्टेट के 300 बंदे थे वहां पर, सेकंड एस्टेट के भी 300 थे और थर्ड एस्टेट के जो थे 600 मेंबर्स थे। वहां पर जो वोटिंग सिस्टम था, प्रिवेल था फ्रांस में, क्या था कि वहां पर 1 एस्टेट 1 वोट का प्रोविजन चल रहा था। यानी कि भले ही 300 मेंबर थे फर्स्ट एस्टेट के, लेकिन वोट उनके पास सिर्फ एक था। 300 मेंबर थे जनरल सेकंड एस्टेट के, उनके पास भी, लेकिन वोट एक था। उसी तरीके से थर्ड एस्टेट के पास 600 मेंबर थे, लेकिन वोट जो था उनके पास भी एक था। तो इस हिसाब से जो था वहां पर ये जो है वोटिंग सिस्टम प्रिवेल्ड था। अब क्या था कि ये जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो चाहते थे
कि ये जो सिस्टम है, वोटिंग का सिस्टम है, वो चेंज किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों ने जो है उनके 2 वोट्स आने हैं किस फेवर में, कि टैक्स को इंक्रीज किया जाना चाहिए। और उनको पता था कि ये चाकू जो है उनकी ही गर्दन पे चलना है, इसलिए वो क्या डिमांड लेके आए, वो जो है उनने कहा, उनकी जो पहली डिमांड थी, वो अपनी डिमांड जो थे वो 40,000 लेटर्स में जो है उन्होंने अपनी डिमांड जो थी वो लिख के लाई थी, जिसमें मेन डिमांड जो थी वो ये थी कि वोटिंग सिस्टम जो है वो चेंज किया जाना चाहिए, यानी कि 1 एस्टेट 1 वोट से जो है ये चेंज होना चाहिए 1 मेंबर 1 वोट से। तो ये जो है वो डिमांड जो थी उनकी 40,000 लेटर्स जो थे, जो उनकी डिमांड थी, उसमें मेन डिमांड जो थी वो यही थी। लेकिन क्या होता है कि लुईस 16 जो वहाँ का मोनार्क था, उसने उनकी इन डिमांड्स को रद्द कर दिया, यानी कि मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ये 600 वोट्स बनेंगे, हम में से अगर एक भी वोट उनके फेवर में गया तो वो जीत जाएंगे। तो ये जो टैक्स इंक्रीज करने का जो है प्लान हम कर रहे हैं तो वो रह जाएगा, और फिर उससे जो है वो अपना नुकसान जो है वापस पे नहीं कर सकते थे अपने लैंडर्स को, जो उनसे वो कर्जा वापस मांग रहे थे। तो उसने जो है क्या किया कि उसने इनकी इस डिमांड को रद्द कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। तो जब उसने मानने से इनकार कर दिया तो क्या होता है, वहां पर जो ये 3rd एस्टेट के लोग थे, इन्होंने जो है वहां से वॉकआउट ले लिया, वो वहां से चले गए बिना मीटिंग किए। अब जो ही उन्होंने वॉकआउट किया तो उससे क्या होता है कि किंग जो है, जो उसका प्लान था टैक्स इंक्रीज करने का, वो सारा जो है वो उसका प्लान चौपट हो गया। तो ये क्या करते हैं कि ये जो है, जो ये 3rd एस्टेट थे, वॉकआउट करने के बाद ये 20th जो है उसी मंथ के 20 तारीख को क्या करते हैं कि ये एक टेनिस कोर्ट में जो है, वर्साइल के अंदर एक टेनिस कोर्ट था, उसके अंदर जो है ये जमा होते हैं। और वहाँ पर जमा होने के बाद जो है वो अपने आप को नेशनल असेंबली जो है फ्रांस डिक्लेयर करते हैं। क्यों? और क्योंकि उसको पता था कि इसने जो है हमारी डिमांड्स, भली कितनी भी डिमांड्स या फिर कम ही डिमांड्स क्यों ना हो, तो किंग ने जो है हमारी कोई भी डिमांड माननी नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने वॉकआउट ले लिया वहाँ से और जमा हो गए कहाँ पे, वर्साइल्स के टेनिस कोर्ट में। और वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि आज के बाद हम नेशनल असेंबली हैं और जो भी लॉ बनेगा, जो भी कानून बनेगा, जो भी कोई चीज़ डिसाइड करनी होगी वो हम करेंगे, ना कि किंग करेंगे। तो 20 जून को जब वो वर्साइल के उस टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं तो आप इन पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि हलफ उठाते हुए लोग, ये लोग कौन हैं? ये 3rd एस्टेट के लोग हैं। इन्होंने क्या किया कि उन सबों ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मिराबियो और अबेसियस, उनकी लीडरशिप में जो है उन्होंने क्या किया, उन सबों ने वहाँ पर ओथ ली। ओथ क्या ली? उन्होंने ये ओथ ली कि आज के बाद जो है जो भी कानून होगा हम बनाएंगे, यानी कि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम फ्रेम करेंगे। जब तक हम ये फ्रेम ना करेंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। और इनको वहाँ पर इस ओथ में जो है कौन लीड कर रहा था? मिराबियो, जो 2nd एस्टेट से बिलोंग कर रहा था, और अबेसियस जो 1st एस्टेट से बिलोंग कर रहा था। ये दोनों लोग 1st और 2nd एस्टेट से थे, और चूंकि उनको भी ये प्रिविलेज सिस्टम जो 1st और 2nd एस्टेट को मिलता था, ये उसके खिलाफ थे।
उन्होंने क्लियरली बोला था, जैसे एबेसियस ने एक थीसिस लिखे थे, उन्होंने क्लियरली उसमें लिखा था व्हाट इज प्रिविलेज। उन्होंने इस हिसाब से जो है एक थीसिस लिखा था कि ये प्रिविलेजेस क्या है, क्यों एक ही अगर हम एक जगह पे रहते हैं तो फिर एक को प्रिविलेज क्यों और दूसरे को क्यों नहीं। तो इन दोनों ने जो है इस प्रिविलेज सिस्टम के खिलाफ थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी एस्टेट यानी कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को छोड़कर जो है इन्होंने किनका साथ दिया, थर्ड एस्टेट वालों को। तो आप इन पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि ये थर्ड एस्टेट के बंदे कैसे ओथ ले रहे हैं और क्या ओथ ले रहे हैं कि हम जो है फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना के ही दम लेंगे। ऐसे में ही जब क्या होता है कि जब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में लगे हुए थे तो फ्रांस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। सीवियर विंटर्स ने जो है क्या किया, उनकी सारी क्रॉप्स को जो है डैमेज कर दिया। अब जो ही उन्होंने क्रॉप्स को डैमेज कर दिया उससे दो नुकसान हो गए इस थर्ड एस्टेट वालों को। एक, जो उनको टैक्स देना पड़ता था वो ये नहीं दे पाते। दूसरी बात जो है क्रॉप की प्रोडक्शन हुई तो क्या होना था, प्रोडक्शन कम हुई तो उससे क्या होना था कि इसके रेट्स और ज़्यादा बढ़ने थे। तो इस वजह से जो है ये थर्ड एस्टेट वाले जो है बहुत दुखी सा हो गए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाने के लिए ये फार्मर्स की पिक्चर्स लगाई हुई है कि कितना जो है ये परेशान हो जाते हैं जब इनकी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचता है। तो ये नेचुरली क्या हुआ कि सवियर विंटर्स की वजह से उनकी सारी क्रॉप्स जो है डैमेज हो गई। अब इनको अपने खाने के लिए कुछ नहीं था तो ये टैक्स कैसे पे कर पाते। तो ये भी एक वहाँ पर जो है जो बीज ये बोए गए थे रेवोल्यूशन के लिए, तो इसने जो है एक और पार्ट प्ले, हम कह सकते हैं कि एक और चिंगारी जो है लगा दी। दूसरी बात क्या होती है वहाँ पर कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में जो है बिजी थे तो इनको क्या मीन्स वहाँ पर र्यूमर्स उठते हैं कि ये जो है किंग ने वहाँ पर जो है अपने पुलिस को, अपने जो है सिपाहियों को क्या भेजा है, ये जो थर्ड एस्टेट के खेतों में भेजा है ताकि वो फसल बर्बाद करें। ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, बट र्यूमर्स जो है फैल रहे थे वहाँ पर कि ऐसा करने जा रहा है किंग। तो ऐसे में जो है क्या हुआ कि ये जो क्रोड था, ये जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, ये ऑलरेडी गुस्से में थे, ऑलरेडी परेशान थे अपने क्रॉप्स की डैमेज की वजह से। तो इनको क्या हुआ कि जब वो र्यूमर्स इनको पता चले तो ये और ज़्यादा भड़क गए। तो फाइनली क्या होता है कि ये जो क्रोड जो है वो एंग्री हो जाती है और वो सीधा जो है बेस्टाइल पे अटैक कर देते हैं। ये बेस्टाइल क्या था, ये वहाँ का जेल था और ये एक ऐसा जेल था जो कहते थे कि ये राजा की पावर को शो करता था। मीन्स काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स थे, काफ़ी मीन्स राजा की वो जो है पूरी की पूरी वो फोर्स वहाँ पर लगी हुई थी और वो पावर शो करता था राजा की। इन लोगों ने, इन गुस्सा भरे लोगों ने जो है क्या किया, उस पर अटैक कर दिया। वहाँ की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी उन पर जो है उनको मार दिया। जो उस जेल का हेड था उसको भी मार दिया, मीन्स काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि वी आर फ्री नाउ। जब राजा ने, जब लुइस 16 ने क्या देखा कि जब उसने देखा कि ऐसे हालात जो है बन रहे हैं तो वो फाइनली जो है क्रोड ने जो उसको कंपेल किया कि वो अपनी पावर्स को सरेंडर करे। और फाइनली जो है राजा जो है, जो लुइस 16 था, जो मोनार्क था वहाँ का फ्रांस का, वो कंपेल हो गया कि वो अपनी पावर्स को सरेंडर जो है करे। फाइनली क्या होता है कि 4 अगस्त 1789 को, यानी कि 4 अगस्त 1789 को एक रेजोल्यूशन पास
पास होता है जिसमें ये जो है एबॉलिश किया जाता है फ्यूडल सिस्टम को वहाँ के, और जो ज़मीनें उन्होंने ली थी किसानों से वो किसानों को वापस दी गई सारी ज़मीनें। एक बात। दूसरी बात उस रेजोल्यूशन में क्या थी कि ये जो प्रिविलेजेस थी फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को, जो बाय बर्थ उनको प्रिविलेजेस मिली थी, वो सारी जो है ख़त्म हो गई, वो सारी प्रिविलेजेस ख़त्म, और सोसाइटी में जो है हम कह सकते हैं एक इक्वालिटी आई। अब जो राइट्स एक पीजेंट को मिलने थे वही राइट्स जो है आज के बाद, उस टाइम के बाद जो है वहाँ के एजुकेटेड क्लास को भी मिलेंगे, वही राइट्स जो हैं किंग को भी, और वही राइट्स पोप को भी मिलेंगे। एक्स्ट्रा राइट्स नहीं, जो होगा सबके लिए होगा, बराबर होगा। तो इस किस्म की जो है वो रेजोल्यूशन पास हुआ। तीसरी बात जो उस रेजोल्यूशन में था, जो वो टैक्स था एक्स्ट्रा, हम कह सकते हैं कि एक किस्म का टैक्स जो था वो थाइज, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, उसको भी एबॉलिश किया गया। थाइज कौन सा टैक्स था? जो किसानों को अपने वो जो क्लर्जी क्लास थी उसको पे करना पड़ता था, वो वाला टैक्स भी जो है उस जो है रेजोल्यूशन के तहत एबॉलिश किया गया। तो इस तरीके से जो है ये वाला सेशन भी आज का ख़त्म होता है। अब अगले सेशन में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टुक प्लेस इन फ्रांस आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1789, यानी कि इसके बाद की दास्तान जो है, इसके बाद का लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में होगा। तो एक शॉर्टकट में जो है मैं आप रिकैप्चुलेट करूँगा आज के इस लेक्चर को कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कौन कौन से सेक्शंस थे सोसाइटी के जिन्होंने इस रेवोल्यूशन में पार्ट प्ले किया, जिसमें हमने देखा कि पीजेंट्स थे, एजुकेटेड क्लास जो थी थर्ड स्टेट में उन्होंने, और डिफरेंट फिलासफर्स में हमने देखा जॉन लॉके, रूसो, मॉन्टेस्को, जिन्होंने अपनी बुक्स से जो है लोगों को अवेयर किया। उसके बाद जो है हमने देखा मॉन्टेस्को या फिर एबेसियस, उन्होंने भी अपनी पावरफुल स्पीचेस से जो है लोगों को कन्विंस किया इस रेवोल्यूशन के लिए। और फाइनली जो है रिवोल्ट हुआ वहाँ पर जब लोगों ने बेस्टाइल पे जो है अटैक किया, जहाँ पर उन्होंने वहाँ की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है नुकसान पहुँचाया, वहाँ के जेलर्स को मार दिया, जिसकी वजह से जो है जो लुइस 16 था वो कंपेल हो गया अपनी पावर सरेंडर करने के लिए। और फिर एक रेजोल्यूशन जो है पास किया गया जिसमें वो प्रिविलेजेस जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को मिलती थी वो सारी ख़त्म करनी पड़ी। तो ये सारा कुछ आज हमने पढ़ा। अगले जो है यहाँ से आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।